नमस्कार। आइए शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन अंदर लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का एक जरिया मात्र है। तो उसका मूल काम भी यही है, लेकिन साथ साथ में दूसरे उसके छोटे मोटे जो भी काम है वो हम लोग इस सिस्टम के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले समझने की शुरुआत करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। तो शुरुआत करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं। जैसा आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नाक यानी हम लोग दो छिद्र के द्वारा, नाक के दो छिद्र के द्वारा जो हम लोग हवा अंदर लेते हैं वातावरण से, ये उसका प्रवेश द्वार हो गया। उसके अंदर बाल होते हैं। तो बाल का क्या काम होता है कि हम लोग जब भी हवा अंदर लेते हैं तभी उसमें साथ में कोई डस्ट पार्टिकल या कोई धूल मिट्टी कुछ भी अंदर साथ में आ जाता है, कोई भी कचरा अंदर आ जाता है, तो उसको रोकने का काम बाल करते हैं। दूसरा उसके आगे आता है नसल कैविटी, यानी ये जो पार्ट एकदम कड़क वाला हिस्सा आपको दिख रहा है वो, उसके अंदर उसका काम क्या है, उसके अंदर एक म्यूकस रहता है, यानी चिकना पदार्थ होता है और वहाँ पर काफ़ी सारा खून का प्रवाह भी ज़्यादा, काफ़ी सारी नसें वहाँ पर जुड़ी हुई है। तो उसका काम क्या है कि एक तो जो कचरा, समझो बाल ने कचरा फिल्टर करने की तो बाल कोशिश करते ही हैं नाक से, लेकिन यहाँ से नहीं हुआ तो ऊपर की साइड में हवा उसको घिस के जाती है। तो उसके साथ में कोई भी डस्ट पार्टिकल रहेगा तो वो उसको चिपक जाएगा और खाली हवा ही अंदर जाएगी। तो इस प्रकार से उसकी व्यवस्था है। और साथ में कभी कभी हम लोग सूखी हवा ले लेते हैं, या मतलब ड्राई हवा रहती हैं, और कभी कभी एकदम ठंडी हवा भी होती है। तो उसको क्या करते हैं, यहाँ पर जो खून का प्रवाह ज़्यादा प्रमाण में होने के कारण और जो म्यूकस हैं उसके कारण वो जो हवा है वो गर्म हो जाती है और उसको मॉइस्चर भी उसके अंदर थोड़ा सा डाल देते हैं, ताकि वो अंदर जाएगा तब हवा अंदर जाती है तो गर्म हवा अंदर जाएगी, ठंडी हवा अंदर नहीं जानी चाहिए इसलिए। दूसरा एरिया है साइनस एरिया, यानी यही हो गया साइनस एरिया। उसका थोड़ा उसके पीछे का जो नाक के पीछे का हिस्सा रहता है वो साइनस एरिया रहता है। फिर बाद में आता है माउथ। हम लोग कभी कभी हवा, मोस्टली तो हम लोग नाक से ही हवा लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग हवा मुंह से भी ले लेते हैं। तो मुंह से भी हम लोग हवा ले सकते हैं, श्वासोच्छ्वास मुंह से भी हो सकता है। तो नाक और मुंह दोनों हवा को अंदर जाने के मुख्य कारण है, लेकिन नाक में जो हवा की सफाई होती है वो कार्य मुख के अंदर बरोबर होता नहीं है। इसके लिए हमेशा हमें श्वासोच्छ्वास नाक से ही करना चाहिए। दूसरा आता है गला, यानी फेरिंग्स, हलक का जो एरिया आता है, यानी दोनों हवा नाक से और मुंह से दोनों हवा यहाँ पर हलक के अंदर टच होके वहाँ से अंदर जाएगी, वहाँ से ये पाइप शुरू हो जाएगा। यहाँ से अन्न भी जाएगा और यहाँ से हवा भी जाएगी। उसके नीचे आता है वॉइस बॉक्स, लेयरिंग्स, यानी स्वर पेटी। उसके नीचे यहाँ पर स्वर पेटी आती है और यहाँ पर ही एपिग्लोटस नाम का एक हड्डी का छोटा सा हिस्सा रहता है, जो श्वसन नली और अन्न नली को वहाँ से वो डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग करता है। कि अगर यदि अन्न आता है तो वो हवा जो श्वसन नली में नहीं जाकर उसको भेजेगा, अन्न नली में ही भेजेगा, और जो हवा आती है उसको श्वसन नली में भेजेगा, अन्न नली में नहीं जाने देगा। तो वो एपिग्लोटस का कार्य ये रहता है। और एपिग्लोटस किसके कंट्रोल में है? माइंड के कंट्रोल में है। एपिग्लोटस लेरिंग्स के बाद में आता है विंड पाइप, ट्रेकिया। ये विंड पाइप फिर बाद में यहाँ से शुरू हो जाता है, पूरा विंड पाइप यहाँ से यहाँ तक रहता है, उसको ट्रेकिया बोलते हैं। और छाती का जो हिस्सा यहाँ से शुरू होता है वहाँ पर सी शेप के, यानी इस प्रकार से इधर हड्डी रहती है, तो वो
हड्डी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, श्वसन नली को प्रोटेक्ट करने के लिए रहती है हड्डी का। तो वो ऐसे ही हड्डी रहती है, वो श्वसन नली को बराबर पकड़ के रखती है। वो इधर उधर धक्का नहीं लगने देगा, धक्का आ जाएगा तो वो हड्डी सहन कर लेगी, लेकिन वो श्वसन नली को तकलीफ नहीं होने देगा। और अन्ना नली भी साथ में रहती है। तो अन्ना नली भी यहाँ से अलग अलग होती है। अन्ना नली और श्वसन नली दोनों एपिग्लोटस से दोनों अलग अलग हो जाती हैं। तब तक दोनों लेरिंग्स तक खाना और हवा दोनों साथ में ही एक ही पाइप से ही अंदर जाते हैं। उसके आगे आता है डायाफ्राम, ट्रेकिया। ट्रेकिया के आगे इधर दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाते हैं। तो ब्रोंकियल ट्यूब्स बोलते हैं। तो पहले जो दूसरा एक पार्ट आता है लंग्स, डायाफ्राम करके, तो वो ऐसा सी शेप में अंदर रहेगा, बीच में से थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहेगा। वो यहाँ पर नीचे तक आता है, छाती के नीचे। उसका काम क्या है? लंग्स के पार्ट को अलग करना और पेट के पार्ट को अलग करके दोनों को अलग अलग रखती हैं। और श्वसन तंत्र में उसको जो श्वास अभी हम लोग बाहर निकालेंगे, श्वास जब भी अंदर लेते हैं और उसको बाहर निकालने का कार्य डायफ्राम का रहता है। उसके बाद में आते हैं लंग्स। दो लंग्स साइड पे रहेंगे, एक ये बाजू लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का रहेगा। उसके अंदर जो लंग्स के आजू बाजू में प्लूरा करके एक फ्लूइड रहता है। तो जो लंग्स को वो सपोर्ट करते हैं, एक जेल जैसा एक फ्लूइड रहता है। तो हमको कभी धक्का लग जाता है या हम लोग भागते हैं दौड़ते हैं तो शरीर को झटका लगता है या कोई झटके से काम करते हैं, तो जो वो जेल रहता है, फ्लूइड रहता है, तो दोनों लंग्स को वो सपोर्ट करके वो संभाल के रखने का काम करते हैं। उसको ज़्यादा धक्का लगने नहीं देते हैं। पूरा जो शॉक एब्जॉर्ब, गाड़ी के अंदर हमारा शॉक एब्जॉर्बर्स कैसे रहते हैं, इसी प्रकार से वो शॉक एब्जॉर्ब करने का काम और उसको सुरक्षा देने का काम वो प्लूरा नामक जो जेल रहता है, प्रवाही रहता है, उसका रहता है। उसके आगे आती है ब्रोंकियल ट्यूब यानी ब्रोंकाई। तो उसके आगे दो ट्यूब के अंदर वो डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको ब्रोंकियल ट्यूब बोलते हैं। और उसके आगे से वो जैसे वो पेड़ हम लोग देखते हैं तो एक थर्ड रहता है, मतलब नीचे का जो बड़ा हिस्सा रहता है, और उसके बाद में ऊपर जाके टहनियों में 2, 3, 4 टहनियों में डिवाइड होता है। और उसके बाद में वो पूरा टहनियों छोटी छोटी उसके अंदर से टहनियों की टहनियाँ ऐसा करके काफी सारा बड़ा फैला हुआ रहता है। और उसके ऊपर फूल आते हैं या पत्ते लगते हैं, जो भी है। तो इसके अंदर क्या होता है, दो ब्रोंकियल पार्ट पड़ते हैं, उसको ब्रोंकियल ट्यूब बोलते हैं। और यहाँ से उसके बाद में फिर छोटी छोटी टहनियाँ बनती हैं, उसको बोलते हैं ब्रोंकियल्स, ब्रोंकियोल्स, उसको ब्रोंकियल्स बोलते हैं। यानी उसके अंदर फिर बाद में अंदर जाकर उसके ऊपर अंगूर के गुच्छे की माफक लास्ट में जो फल लगा हुआ रहता है, हम लोग पेड़ पे देखते हैं फल लगे हुए रहते हैं, पत्तियां होती हैं, तो ऊपर की साइड में जो एकदम लास्ट में एकदम जो छोटा सा हिस्सा रहेगा, उसमें से एक गुच्छा हुआ अंगूर के गुच्छे के जैसा एक पार्ट रहता है। यानी वो गोल की तरह, अंगूर की तरह ही गोल रहता है, तो उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। तो मेन कार्य, जब भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन एक 500 ml जितना हम लोग एक ही समय में लेते हैं एक श्वास में। तो जैसे ही हम लोगों ने श्वास लिया तो पूरा ये ट्रेकिया में जाएगा, ट्रेकिया में से वो ब्रोंकियल ट्यूब में जाएगा, ब्रोंकियल ट्यूब में से ब्रोंकियल्स में जाएगा, और वहां से वो एल्वियोलाई तक पहुंचेगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो हमको बरोबर ध्यान से समझना है। और ब्रोंकियल एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन पहुंच गया। अभी उसके बाद में क्या होता है कि हमारे हार्ट से पल्मोनरी आर्टरीज आती हैं ऊपर, यानी धमनी कहते हैं उसको। तो उसकी पाइप बड़ी होती है, तो बड़ी पाइप में से खून अंदर आता है। और जिस प्रकार से ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स होते हैं,
उसी तरह से वो छोटे 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 पाइपलाइन के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। तो जो पल्मोनरी आर्टरी से जो अंदर जो खून पहुंचता है दोनों लंग्स के अंदर, वो भी एल्वियोलाई तक ऐसे ही ब्रोंकियल्स में डिवाइड होकर के, और उसकी अलग सिस्टम होती है, तो अलग उसकी नसें भी अलग रहती हैं, तो वो जाकर के एल्वियोलाई तक जाते हैं। और एल्वियोलाई में क्या होता है कि ऐसे वो छोटे छोटे बोल्स बने हुए रहते हैं वहां पर, बराबर। तो यहाँ से समझो, यहाँ से भी जो पल्मोनरी वेन्स आर्टरी होती हैं, तो वहां से जो अशुद्ध खून आता है यहाँ पर, वो यहाँ तक आते हैं, बराबर। तो यहाँ से क्या होता है, खाली वो खून यहाँ से खाली पास होके ऐसे होके बाहर निकलता है। तो इसके अंदर, खून के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन के साथ अंदर उसका एक पार्ट रहता है आयरन का। तो आयरन क्या करता है, वो ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से, उसके अंदर बीच में एक पर्दा रहता है, तो उसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। यानी जो एल्वियोलाई का जो स्किन रहता है, अंगूर के गुच्छे की माफक रहता है, तो उसके अंदर जो स्किन रहता है उसको रेस्पिरेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वो मेम्ब्रेन का काम क्या रहता है कि वो कुछ प्रकार के गैस को अंदर इधर उधर जाने देते हैं। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन जो खून में रहता है, तो वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो वो खींच लेता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो पास होके स्किन में से वो पास होके ये बाजू पे चला जाता है, यानी लंग्स में चला जाता है। और लंग्स के एल्वियोलाई में से जो ऑक्सीजन है वो खून के अंदर आकर्षित होकर उसके अंदर मिक्स हो जाता है। तो खाली वो पास होता है, यहाँ से स्लोली पास होता है। तो खून एल्वियोलाई के अंदर जो नसें जाती हैं यहाँ से, पल्मोनरी आर्टरीज, वो छोटी छोटी केश वाहिनी में एकदम डिवाइड हो जाते हैं। तो बाल से भी एकदम पतली पतली वेन्स यहाँ से गुजरती है। तो खाली गुजर के यहाँ से निकल कर यहाँ ये ऐसा निकलती है। तो यहाँ पर जो वेन्स आती हैं उसको पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। और यहाँ से जैसे ही खून उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, तो उसका नाम चेंज हो जाता है, पल्मोनरी वेन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है नाम। और वो वेन्स हैं, वो वेन्स यहाँ से वापस निकल कर फिर वो छोटे केश वाहिनी में से बड़ी पाइपलाइन में जाती है, वहां से बड़ी पाइपलाइन में जाए तो वो वापस होती होती वो पल्मोनरी वेन्स वापस वो सब खून को लेकर के हार्ट में पहुंचेगा। तो पल्मोनरी जो उसके अंदर केश वाहिनी के अंदर बहुत ही छोटी मात्रा में खून जाता है, यानी एकदम छोटे लेवल के ऊपर गैस का एक्सचेंज होता है। यानी कोई भी कण खून का ऐसा नहीं रहेगा कि उसके अंदर से ऑक्सीजन अंदर नहीं जाए और उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड वो खींच नहीं लेता है। इतना छोटी मात्रा के अंदर और इतनी छोटी 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 बातों का उसके अंदर ध्यान रखा जाता है। तो उसके आगे जाता है ये खून हार्ट तक पहुंच जाता है। फिर वो खून जाएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू होकर के वापस पूरी बॉडी में वो खून पहुंच जाता है। फिर वो खून जाएगा सीधा सेल के पास। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करके जो पार्ट होता है, जैसे हम लोगों ने सेल के चैप्टर में देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का रेस्पिरेटरी यानी उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो वो ऑक्सीजन अंदर पहुंचा देता है, वापस वो वैसे ही जाता है जैसे वो पल्मोनरी वेन्स यानी बड़ी झाड़ी वेन्स रहती हैं, फिर उसको छोटी 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 वेन्स में कन्वर्ट होती जाती हैं और फिर छोटी मात्रा में वापस वो सेल तक वापस पहुंचती हैं। तो सेल तक पूरा खून, थोड़ा सा खून पहुंचा दिया, खून में से सेल क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, फिर उसके अंदर उसको ग्लूकोज को ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और ऊर्जा को कंट्रोल करता है गोल्गी बॉडीज। तो हमने वो चैप्टर में देखा था कि गोल्गी बॉडीज ऊर्जा को हर जगह पर बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करती हैं। तो ये जब भी ग्लूकोज में से
ऊर्जा वो बनाती हैं माइटोकॉन्ड्रिया, फिर वहाँ से उसके फलस्वरूप उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से अलग होता है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस वेन्स में जाता है, वही खून की वेन्स में जाते हैं। तो पल्मोनरी वेन्स, अभी वो पल्मोनरी आर्टरी हो गई, यानी अशुद्ध खून हो गया। तो फिर वो आर्टरीज वापस एकदम केश वाहिनी में से थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी नसों में जाते 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 बाद में वो खून वापस हृदय तक आता है और हृदय से वापस लंग्स में जाता है। तो ये पूरी जो सिस्टम है, हम लोग नाक से श्वास लेते हैं और सेल तक जाता है, ऑक्सीजन पहुंचता है और सेल से वापस कार्बन डाइऑक्साइड निकल के वापस नाक से बाहर निकलता है। ये पूरी प्रक्रिया को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं।